10th A and I am here to present my topic print culture in front of you. Firstly, I would like to ask you a question. Can you imagine your life without any printed matter? Of course no. जो प्रिंट है हमारे सभी जगह पर हम प्रिंट देख सकते हैं. प्रिंट सभी जगह पर हमें देखने को मिल जाता है. कई सारी फॉर्म्स में देखने को मिल जाता है, जैसे बुक्स है, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और इवन आज तो इंटरनेट पर भी हमें प्रिंट देखने को मिल जाता है. प्रिंट सिस्टम ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, चाहे वो सिनेमा मूवी से लेकर हमारी बुक्स, जर्नल्स हो या कैलेंडर से लेकर एडवर्टाइजमेंट्स, पोस्टर्स. हमने आज तक प्रिंट को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया है कि प्रिंट फोटोकॉपीज होती है, प्रिंट आउट्स निकलते हैं. प्रिंट तो हर कोई करना जानता है, लेकिन जो प्रिंट है, प्रिंट की खुद की एक हिस्ट्री है. एक ऐसा भी टाइम था जिस टाइम में प्रिंट था ही नहीं. तो मैं आज आपको उसी के बारे में बताने जा रही हूँ कि प्रिंट का डेवलपमेंट, प्रिंट कल्चर, उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या रहे थे. तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रिंट कल्चर होता क्या है. जो चाइना और जापान है, वहाँ पर प्रिंट का जो है कमेंसमेंट माना जाता है कि जो चाइना और जापान है वहाँ पर प्रिंट इन्वेंट हुआ था. उसका में कोरिया में माना जाता है. जो बाय द 17वीं सेंचुरी चाइना के अंदर जो प्रिंट की टेक्नोलॉजी और उसका कल्चर था वो पूरी तरीके से फैल चुका था. चाइना का संघाई न्यू प्रिंट कल्चर पर भी वॉट कर रहा था. एंड जो सिमिलरली एक आइडेंटिकल कल्चर जापान में भी हमें देखने को मिला था. वहाँ के जो कुछ पीपल्स थे वो कुछ अथॉरिटीज़ को अपोज करते थे. उन्हें एक नया जरिया मिल गया था प्रिंट कल्चर के थ्रू अपनी बातें लोगों तक पहुँचाने का, कि वो किस तरीके से अपनी बातें लोगों तक पहुँचाए, उनको प्रोत्साहित करे उनको अपोज करने के लिए. और जो प्रिंट था, प्रिंट एक माध्यम बना था जिसने कि मॉडर्न वर्ल्ड को मैनिफेस्टेशन में हेल्प करी थी. अब उसके इम्पैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि वर्ल्ड पर, इस मॉडर्न वर्ल्ड पर इम्पैक्ट क्या क्या पड़े थे. इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट इन जापान. अराउंड 768 to 770 AD बुद्धिस्ट मशीनरीज ने जापान में एक हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर लिया था. और वहाँ की जो सबसे पहले और ओल्डेस्ट बुक जो मानी जाती है वह है बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, जो कि 1868 AD में प्रिंट हुई थी. एंड वहाँ पर जो पीपल थे वो प्रिंट बुक्स जो थी फेमस हो चुकी थी पीपल्स के बीच. और जो पोइट्स और राइटर्स थे वो उन्होंने अपनी पोएट्रीज, राइटिंग्स को पब्लिश कराना शुरू कर दिया था. जो प्रिंट थी वहाँ पर प्रिंट के थ्रू जो बुक्स थी वो बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट पर एक्सेसिबल थी लोगों तक. और जापान में पिक्चर्स का यूज़ किया जाता था प्लेइंग कार्ड्स और पेपर मनी और टेक्सटाइल्स को यूज़ करने में, प्रिंट करने में. और जो पिक्चर्स थी उन्होंने पब्लिशिंग वर्क को और ज़्यादा क्रियस बना दिया था. लेट 18th सेंचुरी तक जो पिक्चर्स थी उनके थ्रू जो अर्बन कल्चर था उसका रिवील हुआ था. और वो जो पिक्चर्स थी वो मेनली अबाउट आर्टिशंस और जो टी हाउस कलेक्शंस थे उनके बारे में थी. वहाँ जापान में जो लाइब्रेरीज थी और बुक स्टोर्स थे वहाँ पर कुछ हैंड प्रिंटेड बुक्स थी जो कि वुमेंस कॉफ़ी और टी सेरेमनीज, पेपर एटिक और टेक्सटाइल्स और कुकिंग और फेमस प्लेसेस के बारे में थी. इन माई फाइल मैंने एक पेज को इंसर्ट किया है प्रिंट आउट को, जो कि बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र के एक पेज है. अब जान लेते हैं कि प्रिंट एंड यूरोप में जो मार्को पोलो थे वो वहाँ से चाइना आए और चाइना में आकर उन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को सीखा था. चाइना से जब वो वापस यूरोप गए थे तो वो अपने साथ में इस नॉलेज को लेकर गए थे. और वहाँ पर जब जैसे धीरे धीरे फैलती जा रही थी टेक्नोलॉजी, वैसे ही जो बुक्स थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी. और जो बुक सेलर थे उन्होंने जो बुक्स थी उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था इन दी नियर बाय कंट्रीज ऑफ यूरोप. और जो वहाँ पर बुक्स थी उनकी बढ़ती डिमांड को जो हैंड प्रिंटेड वो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी. तो वहाँ पर यूरोप के अलग अलग जगह पर वाइड स्केल पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को स्टार्ट कर दिया था पेपर्स पे प्रिंट करने के लिए. जॉन गुटेनबर्ग ने वहाँ पर फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप करा था बाय द 1430. अब इम्पैक्ट क्या था यूरोप में प्रिंट का. 15th to 16th सेंचुरी तक यूरोप में पूरी तरीके से प्रिंट जो था उसका इम्पैक्ट देखने को हमें मिला था प्रिंट रेवोल्यूशन का. सबसे पहले जो प्रिंट थी, प्रिंट की वजह से बुक्स के प्राइस में चेंज आया था. वहाँ पर जो टाइम और लेबर था वो कम हुआ था. और साथ में जो बुक्स थी उनकी कई सारी मल्टीपल कॉपीज हमें देखने को मिल गई थी. और बुक्स के जैसे मार्केट में आने के बाद में हमें वहाँ पर एक न्यू रीडरशिप देखने को मिली थी. और जो पब्लिशर्स थे उन्होंने फेमस फोक टेल्स, बैलेट्स और पिक्चर्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया था. वहाँ पर जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे तो उनको कुछ लोग पढ़कर सुनाते, जैसे कि नॉलेज जो थी वो ओरली कन्वे होनी शुरू हो गई थी. और मेन जो था वहाँ पर जो लोग थे वो
कुछ अपनी फ्रीडम को लेकर के कि उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, उसके लिए प्रोत्साहित होने लगे थे। डिस्कशन का एक माहौल वहाँ पर पैदा हो चुका था। अब देख लेते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पर प्रिंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसमें प्रिंट ने एक बहुत ज़्यादा अभिन्न भूमिका निभाई है। वहाँ के जो प्रिंट थी, कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स और बुक्स थी, उनके थ्रू कुछ वो थे फिलोसफर्स, उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाया गया था। उनमें जो थे वो कुछ जो पहले चलती आ रही परंपरा और अंधविश्वास थे और डिस्पोटिज्म था जो कि ख़राब थे सोसाइटी के लिए, उनके ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणियां दी थी अपनी, वो भी लोगों तक का पहुंची थी। जो प्रिंट था, प्रिंट के थ्रू एक नए कल्चर का ही डेवलपमेंट हुआ था जो कि था डायलॉग्स और डिस्कशन का। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने खुद को एजुकेट करना शुरू कर दिया था और जो लोग थे उन्होंने को और जो जितनी भी वैल्यूज़ थी, नॉर्म्स थे, रूल्स थे, उन सब को उनका नया ही मूल्यांकन हुआ था, दोबारा से मूल्यांकन उनका किया गया था। अब देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ा था इंडिया पर। इंडिया की जो मीडिया है, इंडिया की मीडिया अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि बुक्स है, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और प्रिंट मीडिया और इंटरनेट बेस्ड वेब पोर्टल्स और वेबसाइट्स। जो इंडिया की मीडिया है वो अजाइल हुई थी बाय द अर्ली 18th सेंचुरी। वहाँ पर जो इंडिया की जो प्रिंटिंग मीडिया है वो 1730s में स्टार्ट हो गई थी और जो रेडियो ब्रॉडकास्ट थे वो 1927 तक आ चुके थे। जो अगस्त्य और लुइस लुम्रे की जो स्क्रीनिंग थी मूविंग पिक्चर्स की वो 1898 में हमें देखने को मिली थी। एक बार ऐसा समय भी था जिस टाइम पर कि जो इंडिया की जो मीडिया थी, प्रिंट मीडिया हो या कोई सी भी मीडिया हो, उस पर एक है ना आपत्ति सी आन पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम पर जो गवर्नमेंट थी अंडर दी प्राइम मिनिस्ट्री ऑफ इंदिरा गांधी एक इमरजेंसी लॉन्च की गई थी, जिससे जो इंडिया की मीडिया थी उनको एक बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस को पे करना पड़ा था। अब देखते हैं प्रिंट का पुअर पीपल्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। जो लोग वहाँ पर चीप बुक्स अवेलेबल होने लगी थी, आसानी से बुक मिल जाती थी। जो लाइब्रेरीज थी वो मेनली सिटीज़ और टाउन्स में सेटअप होती थी एंड जो लोग थे उन्होंने खुद को एजुकेट करना शुरू करा था, जिससे कि वो अपने बारे में लोगों तक पहुंचा सके कि वो अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं, बता सके। जो काशी बाबा थे उनकी जो आई थी एक बुक छोटे और बड़े का सवाल 1938 में, उसने बताया था कि जो क्लास सिस्टम है और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसे इंटरलिंक्ड है। उसके बाद में जो वहाँ पर बंगाल के जो कुछ वर्कर्स थे, उन्होंने बंगाल कॉटन मिल वर्कर्स थे, उन्होंने अपने आप को एजुकेट करने के लिए खुद के लाइब्रेरीज को सेटअप करा था 1930 में। अब वुमेन पर प्रिंट का क्या इम्पैक्ट था उसको हम दो तरीके से देखेंगे कि वुमेन जो है, वुमेन्स का एजुकेशन में क्या था और वुमेन राइटर कैसे निकली थी। जो वुमेन एजुकेशन था उसमें जो कुछ राइटर्स थे उन्होंने वुमेन्स के बारे में लिखा था कि वुमेन्स क्या फ़िलहाल इमोशंस और उनकी फ़िलहाल कंडीशन क्या चल रही है, और जिससे कि वो जो वुमेन्स थी वो अपने आप को उभार पाई कि ना उन्हें भी इंडिपेंडेंस चाहिए, उन्हें भी अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो वुमेन्स जो थी उन्होंने खुद को एजुकेट करना शुरू कर था। वुमेन्स के लिए न्यू स्कूल्स कॉलेजेस भी बिल्ड होने लगे थे। अब जो वुमेन राइटर्स थी, जैसे कि एक बंगाल की थी वसुंधरा देवी, उन्होंने अपनी पहली ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अमर जीवन, जिसका मतलब होता है माई लाइफ। और कुछ तमिल राइटर्स थे जिन्होंने वुमेन्स के सिग्निफिकेंस के बारे में भी लिखना शुरू करा था, वुमेन एजुकेशन के बारे में लिखना शुरू करा था। अब कंक्लूजन ये निकलता है इससे कि जो प्रिंट था, प्रिंट से जो एक क्रिश्चियनिटी का भी है ना फैला हुआ था, क्रिश्चियनिटी भी फैली थी, और साथ साथ में जो लोग थे, लोग अपने आप को और ज़्यादा है ना बाहर ला रहे थे कि उन्हें भी इंडिपेंडेंस चाहिए। वो डिस्कशन का माहौल वहाँ पर सारी जगह पे फैल चुका था। थैंक यू।